सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में कि अभी हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इस बार दो जनों को चुना गया है, एक है गुलजार और दूसरे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हो, ये सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अभी 2023 के लिए यह 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इसमें दो लोगों को इस बार चुना गया है, एक तो उर्दू के मशहूर पोएट हैं ये गुलजार और एक संस्कृत विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो गीतकार गुलजार की बात करें तो उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, 2004 में पद्म भूषण मिल चुका है, अभी 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा और भी कई अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं और अब मिल रहा है उनको 2023 के लिए ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उन्हीं के साथ ये पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी दिया जा रहा है। उनकी बात करें तो वे जन्म से ही दृष्टि बाधित हैं, मतलब देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं वो। और अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर लेते हैं या करंट अफेयर्स का रिवीजन वाली क्लास जो मैं आपके लिए चलाता हूं, जिसमें 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, तो वहां पे अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी कुछ बुक्स थी, 2-3 बुकें थी, उनको लॉन्च किया था, रिलीज किया था। तब भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, तो 23, जिसमें से 22 तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो हो गई और एक अंग्रेजी हो गई। बात करें पहली बार ये पुरस्कार कब और किसे दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा के कवि हैं वो। अभी लेटेस्ट ये 58वां दिया जा रहा है 2023 के लिए, किसे, गुलजार को और रामभद्राचार्य जी को। इससे पहले 2022 में जो 57वां दिया गया था वो दामोदर मावजो को दिया गया था और 2021 का 56वां जो दिया गया था वो नीलमणि फूकन को दिया गया था, जिनका तो आपको पता है निधन भी हो चुका है। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और एक खास बात ये भी है कि मरणोपरांत किसी को ये सम्मान, ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। मैंने आपको कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में तो दिया जाता ही है, साथ में अंग्रेजी में और दिया जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अभी तक अंग्रेजी में कितने लोगों को मिल चुका है और कब मिल चुका है। तो एक ही बार दिया गया है, अमिताभ घोष को 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अगर पूछे पहली महिला कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला, तो वो है आशा पूर्णा देवी। उन्हें बंगाली भाषा में मिला था 1976 में 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं आपके एग्जाम से संबंधित, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। और ये प्रश्न मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, खास तौर पे हमारी रिवीजन वाली क्लास में। तो अगर आप हमारी रिवीजन वाली क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जिसमें हम 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, तो वो क्लास लेना आप स्टार्ट कर दें। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, 10-12 मिनट की क्लास होती है, जिसमें 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कर रहे हैं। अभी दिसंबर हमने कवर कर लिया, नवंबर कवर कर लिया, अक्टूबर कवर कर लिया, सितंबर पे चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। और हाँ, अभी कल ही आप ही में से स्टूडेंट ने एक मैसेज किया कि अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था आपका, उन्होंने बताया कि अभी जो अपन ने नवंबर पढ़ा है वहीं से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बताओ, एक ही महीने के करंट अफेयर्स में से 4 नंबर बन गए आपके फोकट के। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे महीने के रिवीजन वाले वीडियोस मिल जाएंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पे किया, तो आंसर होगा राजस्थान में। एक्सरसाइज का नाम क्या है, वायु शक्ति अभ्यास। किसने आयोजन किया, इंडियन एयरफोर्स ने। कहां पे किया, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में, जो कहां पर है, राजस्थान में है। इसमें राफेल, सुखोई समेत 121 लड़ाकू एयरक्राफ्ट शामिल हुए। अच्छा, ये वायु शक्ति से आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि देखो, ये वायु शक्ति हो गया, ये तो आपने पढ़ लिया। एक शक्ति एक्सरसाइज होता है जो हम फ्रांस के साथ में करते हैं। एक समुद्र शक्ति और एक गरुड़ शक्ति होता है जो हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। एक हरिमऊ शक्ति और एक उदार शक्ति होता है, वो मलेशिया के साथ में करते हैं। एक मित्र शक्ति भी होता है
वो हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। तो ये शक्ति नाम से इतने सारे एक्सरसाइज हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। वैसे एक कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी होती है, वो हम ब्रिटेन के साथ में करें। अच्छा, वैसे एक ऑपरेशन शक्ति भी आपको याद होना चाहिए। यह हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में ही हुआ था 1998 में। और जो पहला वाला था उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था, वो 1974 में हुआ था। तो देखो, शक्ति से ही कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। इसी तरह से आप चीजें लिंक कर करके पढ़ोगे तो आपको पढ़ने मजा आएगा। अभी चलो, मैं आपको 2024 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इस साल की पहली जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो डेजर्ट साइक्लोन हुई थी, भारत और यूएई के बीच में, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। एक सहयोग काजिन हुआ भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में, कहां पे, चेन्नई में। एक अयुत्या नाम का एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, ये पहली बार हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में, इसलिए आपको पहले नया नया नाम लग रहा है। एक साइक्लोन एक्सरसाइज हुआ, इस बार दूसरा संस्करण था इसका, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में। एक खंजर एक्सरसाइज हमने पढ़ा, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये 11वां संस्करण था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। एक स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन किया था, नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट नाम का एक्सरसाइज, ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, अभी अरब सागर के ऊपर। एक अभी पहली बार हुआ ये सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज, भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान के बीकानेर में। तो ये 2024 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उन्हें पता है, पिछली बार जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आया, मैंने आपको 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं बार बार रिवाइज कराए हैं, तो वो सारे आपको याद हो चुके थे। तो इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे। 2024 की जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको स्टार्टिंग से ही सारे बार बार एक्सरसाइज रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको ये चीजें यहीं पर रट जाएंगी। बस कंटिन्यू आपको बने हुए रहना है, इतना सा अपनी तरफ से आपको काम करना है। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो और बस साथ साथ बोला भी करो, तो आपको ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी और जल्दी याद होगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया, लीगल बना दिया? तो आंसर होगा ग्रीस ने। तो अभी ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर, लीगल बनाकर और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीस के इंपॉर्टेंट स्टैटिक मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ये सारे हमने 2023 में पढ़े हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा नेपाल। अभी 2023 में ही एस्टोनिया देश ने भी समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था। और अगर पूछे यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति अभी कौन बने? 2023 में बने थे, नाम है एडगर्स रिंकेविक्स। वे लातविया के भी प्रेसिडेंट बने थे अभी। और अभी 2024 में ही पढ़ा था कि फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा गैब्रियल अटल। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा बरमूडा है। वैसे समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? ताइवान बना था। और पूरी दुनिया में पहला देश ऐसा करने वाला कौन बना था? तो नीदरलैंड बना था सन 2001 में। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब ग्रीस की बात हो रही है, तो चलो ये रहा मैप में ग्रीस। आपको ग्रीस से कुछ याद आ रहा है? इसकी कैपिटल एथेंस होती है। पहले ओलंपिक हमारे जो 1896 में हुए थे वो एथेंस ग्रीस में ही हुए थे, बताया मैंने आपको कई बार। करेंसी यूरो होती है। प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस हैं। प्रेसिडेंट हैं कैटरीना सकेलारोपोलू। और पिछले साल जब मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए थे तो ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला था, जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25,000 रुपए। और अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, जब भी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं ये योजना मैंने आपको कई बार रिवाइज कराई है, क्योंकि इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। अभी इसको लागू कर दिया गया है। योजना का नाम क्या है? कन्या सुमंगला योजना। ये उत्तर प्रदेश की योजना है। क्या होता है इसमें? इस योजना में बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में अभी तक 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उस राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। अब 25,000 रुपए दिए जाएंगे बच्ची को। कब शुरू हुई थी ये योजना? यहाँ पे अप्रैल 2019 में। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो कैपिटल इसकी लखनऊ है, आपको पता है।
और ये लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। आपको बताए देश का पहला एटी ये लखनऊ बनेगा। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बना है लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी खोली गई है लखनऊ में ही। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा यूं बताओ, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना था कब? सन 2000 में। और बात करें कि इसकी सीमा कितने राज्यों से और कितने देशों से लगती है, तो देखो 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश है। कौन कौन से हैं देख लो यहाँ मैप में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये तो हो गए 8 राज्य। एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गया और एक देश हो गया नेपाल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया। पशु है बारहसिंगा, ये बारहसिंगा मध्य प्रदेश का भी है। वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का और फल है आम। और अभी देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तर्राई एलिफेंट रिजर्व। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया था। यहीं पे तमिल संगम का दूसरा चरण का भी आयोजन हुआ था। और अभी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य ही उत्तर प्रदेश को बताया गया था। मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पे है। और अगर पूछे कि देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण ये कहाँ पे किया गया? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना भी शुरू की गई थी यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। और शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू हुआ था यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा ये अयोध्या। देश का तो सांची है, याद रखना। और अयोध्या से कई तरह के प्रश्न आपके बनते हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो मोटे मोटे अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं ऐसे ही, तो एक तो याद रखना, अयोध्या स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे हो गया। अभी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को जीआई टैग मिला था। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो राम मंदिर से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं उनका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, वो आप जरूर देख लेना। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मिल जाएगा, स्पेशल वीडियोस की प्लेलिस्ट है। और नहीं मिलता तो सिंपल सा सर्च कर लेना यूट्यूब में, क्रैक एग्जाम राम मंदिर लिख देना, बस वीडियो ऊपर आ जाएगा। बाकी देखो, मिशन महिला सारथी पहल यहाँ पे शुरू हुई थी। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पे खुलेगा? BHU यूपी में। स्वच्छ त्योहार अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाएगा? शक्ति दीदियां। और पहला मोटो जीपी रेस हुआ था उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका शुभंकर जीतू था, जिसमें विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। अब आप मुझे बताओ कि चौथा वाला ये कहाँ पे होगा? और उसका शुभंकर भी आ चुका है। शुभंकर क्या है? ये अच्छा प्रश्न है। बाकी उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पे मंदिर संग्रहालय बनाएगी? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया। ये हमारा वैसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला ये बरेली बना। और प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखी थी। और पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ ये कहाँ पे आयोजित किया गया? वाराणसी में ही। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई थी? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को 15,000 रुपए से बढ़ा के 25,000 रुपए की करने की घोषणा की थी। ये देखो, मैंने आपको कहा था ना, जब भी उत्तर प्रदेश में आपको बताता हूँ ये पॉइंट रिवाइज करवाता हूँ। और ये योजना 2019 में शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? लखनऊ यूपी से। और याद रखना, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। उसके अलावा वन टैप वन ट्री अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। पहला वैदिक थीम पार्क ये बना उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और नीति आयोग ने जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया था, उसमें बताया गया था कि गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
पंचामृत योजना यहाँ पे शुरू हुई थी गन्ना किसानों के लिए। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना ये शुरू होगी उत्तर प्रदेश में। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये शुरू हुआ था या इसका आयोजन हुआ था वाराणसी में ही। तो आप देख सकते हैं पूरा 2023 में उत्तर प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। और उस मोटिवेशन से क्या होता है, आप लोगों के लिए काम करने में, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट इकट्ठा करने में मुझे भी मजा आता है, वो आप सामने देख ही सकते हो। तो आपका वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता, पैसे नहीं लगते, बस अगर सामने वाले की मेहनत अच्छी लगती है तो उसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं एक लाइक करके, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो देखते हैं आज हमें 7000 लाइक मिल पाते हैं या नहीं। अभी अगला, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी जम्मू। तो याद रखना, अभी आईआईटी जम्मू ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप्ड किया है। ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? तो दुश्मनों के ड्रोनों को ये मार गिराने का काम करेगा और ये ध्वनि पे आधारित होगा, मतलब ये ड्रोन की आवाज सुनते ही उसे मार देगा। इसमें कोई कैमरा वगैरह, कोई रेडार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेडार में क्या होता है, ये बहुत छोटे होते हैं ड्रोन, तो ये कई बार आसानी से पकड़ाई में नहीं आते, तो ये बच के निकल जाते हैं, इसमें ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये वाले ड्रोन खास है, ये ध्वनि आधारित हैं, आवाज पे बेस्ड है, ये आवाज पे काम करेंगे। ड्रोन उड़ेगा, उसकी आवाज आएगी, ये उसको नष्ट कर देगा। यहाँ पे एक ड्रोन की कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। डेवलप्ड किया आईआईटी जम्मू ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ की बात हो रही, उधर हमारा दुश्मन है जो हमारे यहाँ पे गलत गलत एक्टिविटी करते रहते हैं, हमारे देश में घुसने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे अशांति फैलाते हैं, चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये उनके लिए है। और आईआईटी से आपको याद होगा कि भारत के बाहर किस आईआईटी ने अपना पहला परिसर खोला है? तो आईआईटी मद्रास ने। कहाँ पे? एक अफ्रीकी देश है तंजानिया, तो तंजानिया के जांजीबार में। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में अपना कैंपस कौन खोलेगा? कौन सा आईआईटी? आईआईटी दिल्ली। और हमने वैसे अभी 2024 में पढ़ा है कि आईआईटी मद्रास ये श्रीलंका के कैंडी में भी एक अपना नया कैंपस खोलेगा। और अभी पंजाब की सतलुज नदी में टेंटेलम नाम की धातु की खोज की थी किस आईआईटी ने? आईआईटी रोपड़ ने। और अगर मैं पूछूं कि रिलायंस के साथ मिलकर के भारत जीपीटी का निर्माण करेगा कौन? आईआईटी बॉम्बे। अभी पानी से आर्सेनिक को हटाने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप्ड किया? तो आईआईटी मद्रास ने। तो इस तरह से ही कुछ आईआईटीज हैं, न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक ने। तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक का अवार्ड जीता है, मतलब सबसे बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का अवार्ड जीता है। एक्चुअली में अभी ये जो साउथ इंडियन बैंक है, इसको टोटल 7 कैटेगरी में या 7 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अभी सम्मानित किया गया है। 7 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं इसको टोटल। कहाँ पे दिए गए ये पुरस्कार? तो अभी जो 19वें इंडियन बैंक एसोसिएशन वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था मुंबई में, वहां पे साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1929 में। त्रिशूर केरल में मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष विजय कुरियन है, जो भी कुछ समय पहले ही बने थे, 2023 में बने थे। एमडी सीईओ पीआर शेषाद्री है। टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। बाकी देखो, कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में वही बैंक मैंने लिखे हैं जो अभी न्यूज में थे। तो अभी इसके एमडी सीईओ बने थे अशोक वासवानी नाम है। आरबीएल बैंक इसने गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। और एसबीआई इसने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया था। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र नाम से एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये वन मित्र नाम से एक योजना शुरू की है। उन्होंने इस योजना को चंडीगढ़ से शुरू किया। अभी क्या होगा इसमें? तो देखो, इसमें अगर आप पेड़ लगाओगे ना तो सरकार आपको भुगतान करेगी, पैसे देगी। किस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे? तो उन्होंने कहा 20 रुपए तो गड्ढा खोदने के लिए दिए जाएंगे, फिर उस गड्ढे में अगर आप पेड़ लगाते हो तो उसके लिए 30 रुपए आपको अलग से मिलेंगे। और इतना ही नहीं, हर महीने 10 रुपए प्रति पेड़ मिलेंगे उसकी देखरेख करने के लिए पहले साल। फिर अगले साल 8 रुपए मिलेंगे पर पेड़ पर मंथ। फिर तीसरे साल
₹5, फिर चौथे साल ₹3, क्योंकि जब धीरे धीरे पेड़ बड़े हो जाएंगे फिर उनको इतनी देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो छोटे होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं, तब ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से इन्होंने पैसे डिसाइड किए हैं। इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक लोगों को या युवाओं को जो भी इसमें लगेंगे काम में, तो प्रत्येक व्यक्ति 1000 पेड़ लगा सकेगा और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे युवाओं को वन मित्र कहा जाएगा। तो ओवरऑल योजना का उद्देश्य एक तो हरित आवरण को बढ़ावा देना है, भाई पेड़ लगा रहे हैं तो हरियाली बढ़ेगी, और दूसरा है इसके माध्यम से लोगों को ये पैसा भी भुगतान कर रहे हैं, तो यूं कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल भी हेल्प हो जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना, वन मित्र योजना शुरू की है हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ पे कुछ और 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको याद होगा सवेरा योजना, इसको प्रयागराज पुलिस ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी। इसमें जो ₹1000 दिए जाते थे उसको बढ़ा करके ₹1250 कर दिए गए थे। और एक आपको याद होगा इसी तरह से लाडली लक्ष्मी योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी, और एक लाडली बहना आवास योजना भी शुरू हुई थी यहीं पे। उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना मैंने आपको बताई दी है आज, ₹15,000 से बढ़ा के ₹25,000 कर दिया। और प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है ये। और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना ये शुरू हुई थी गोवा में। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड में शुरू हुई। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में। शुभ यात्रा योजना ये केरल में। और एक पंचायत एक खेल का मैदान ये भी केरल में शुरू हुई थी। तो 10 योजनाएं भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराई, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ये हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2023 में मनाया था, तो इस बार हम इसका दूसरा संस्करण मना रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि नया दिवस है ये। और पर्यटन से आपको याद आएगा एक वैश्विक पर्यटन दिवस होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, वो 27 सितंबर को होता है। और एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे होता है, वो 25 जनवरी को होता है। अब जब भी इंपॉर्टेंट डे का प्रश्न आया मैंने हर बार आपको रिवाइज कराए फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा, आज आपका टेस्ट लेते हैं। अभी तक फरवरी में जो जो हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको कितने डेज याद हैं। और आज शाम को वीकली वाला वीडियो भी आएगा, तो अगर कोई वीकली वीडियोस देखते हैं तो आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नंद किशोर यादव को। आपको पता है अभी यहाँ पे सत्ता में परिवर्तन हुआ था। हाँ, वो बात अलग है, केवल पार्टियों में परिवर्तन हुआ था, मुख्यमंत्री तो वही थे। मुख्यमंत्री ठस से मस नहीं हुए, तो पार्टियां बदलने से कई मंत्री बदल गए, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष भी बदल गए हैं और अब बन गए हैं नंद किशोर यादव। वे बीजेपी पार्टी से हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ ही तो गठबंधन किया था। और इस तरह से नीतीश कुमार जी ये 9वीं बार मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली। जनता दल पार्टी से हैं। बिहार की कैपिटल पटना होती है और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वैसे आपको याद होगा अभी दिसंबर में ही 4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने थे, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले ये देख लो आप ऑप्शन में, वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने अभी। नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी तक हमारे कृषि मंत्री हुआ करते थे, अभी ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो अब आप पूछोगे अब कृषि मंत्री कौन है? पढ़ा था हमने, अर्जुन मुंडा जी को दे दिया गया कृषि मंत्रालय भी। और रमन सिंह ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। 4 राज्य कौन कौन से मैं बात कर रहा हूँ? 4 नहीं है, 5 है। मिजोरम भी तो है, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई, रेवंत रेड्डी बन गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, भजन लाल शर्मा राजस्थान में और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, और मिजोरम में वहीं की पार्टी है लोकल पार्टी, उसके मुख्यमंत्री बने वहां पे कौन? लाल दुहोमा। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जापान को पछाड़ करके कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। देखो मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में कौन कौन से देश हैं। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे भारत। ये मैं आपको बता चुका हूं। पर अभी जर्मनी ये जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जर्मनी ने कुछ एक्स्ट्रा तूफानी कर दिया हो कि आज चलो कुछ तूफानी करते हैं जिससे ये आगे बढ़ गया। ये आगे नहीं बढ़ा, बल्कि जापान पीछे आ गया, क्योंकि जापान की करेंसी जो येन होती है उसमें 18% से अधिक की अभी गिरावट दर्ज की गई है। वहां पे अभी मंदी का सीजन चल रहा है, जिस कारण से वो पीछे आ गया।
वो एक धमाल मूवी देखी होगी आपने, मेरे ख्याल से शायद धमाल ही है, जिसमें वो 4 हीरो होते हैं, वो 3 पीछे आ जाते हैं तो चौथा आगे रह जाता है। वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं अब पता नहीं कैसे अपने आप आगे आ जाता हूँ, तो वो आगे नहीं आया, बाकी जो 3 थे वो पीछे चले गए। वही वाला सीन है। वैसे भारत अभी 5वें स्थान पर है, लेकिन हमारा लक्ष्य है 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। जर्मनी की कैपिटल क्या होती है? बर्लिन होती है। करेंसी है यूरो। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सेशन ओवर हो चुका है, अब आप लाइक कर सकते हैं। बाकी हाँ, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बना देता हूं, वहां जाकर के आप प्रैक्टिस करो आराम से। वीकली क्विज मिल जाएगी, डेली क्विज मिल जाएगी, मंथली क्विज मिल जाएगी, और भी स्टैटिक क्विजेज है। फ्री में आप लगाओ सबको। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? प्रबोवो सुबियांतो। फिर पूछा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहां से शुरू हुई? उत्तराखंड। फिर पूछा, पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां रखी? दुबई में। फिर पूछा, किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? सऊदी अरब। फिर पूछा, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। फिर पूछा, फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा? 117वें स्थान पे, टॉप पे अर्जेंटीना। फिर पूछा, दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? दुबई है। और विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पे हुई? वॉशिंगटन डीसी। फिर पूछा, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी कौन बनी? तो सिंधु गणपति। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, विश्व जैव ईंधन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।